हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे 5 बहुत ही सिंपल बातें करने वाला हूं स्टॉक्स को खरीदने से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर हो स्टॉक मार्केट में, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर देते हो, जिससे आपके लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कृपया करके ये 5 पॉइंट सुन लें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इनफैक्ट लाइक तो कर ही दीजिए, चाहे वीडियो पसंद आए चाहे ना आए। अब चलिए अपन चर्चा को शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक फीडबैक बहुत मिला है कि अक्षत आप अपन क्यों यूज़ करते हो। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ पे डायलेक्ट ऐसा होता है, तो इसलिए मेरी बचपन से आदत है कि मैं अपन यूज़ करता हूँ। अब हिंदी भाषा की खूबी ये होती है कि डायलेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। ऐसा कहा गया है, और शायद आपने ऐसा सुना भी होगा, कि हिंदी भाषा जो है वो हर 20-20 किलोमीटर पे चेंज हो जाती है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी की कोई एक स्टैंडर्ड भाषा नहीं है, हर एक रीजन की थोड़े वेरिएशंस होते हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी अपने वेरिएशंस हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ कि जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे 45-50 किलोमीटर दूर पान सिंह तोमर का ऑपरेशनल बेस था। तो मैं डाकुओं के गढ़ से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो ये तो हो गया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब चलिए अपन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। 5 बहुत सिंपल पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, सस्ते और महंगे स्टॉक्स में डिफरेंस। सस्ते और महंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप एमआरएफ का अगर चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि एमआरएफ का स्टॉक करीब करीब 80,000 रुपए का है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जेपी पावर, तो ये ट्रेड करता है 6-7 रुपए के आसपास। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो सस्ती चीज खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि 6-7 रुपए की चीज खरीदोगे एटलीस्ट 100 रुपए तक तो पहुंच ही जाएगी। अगर 80,000 रुपए की चीज खरीद के बैठ गए तो ये कितना ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग सस्ते स्टॉक्स में पैसा डाल देते हैं। अब क्या ये चीज ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे हैं, कंपनी कितनी अच्छी है, बाकी सारे पैरामीटर्स पे। प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपए का एक नोट है वर्सेस 500 रुपए के 4 नोट है, तो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर हुई? दी आंसर इज कि इसमें से कुछ भी चीज बेहतर नहीं हुई। अब आप बोलोगे कि नहीं अक्षत, मेरे पास छुट्टे हो जाएंगे, तो 500 रुपए के 4 नोट बेहतर हैं। आप ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, लेकिन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 2,000 का एक नोट वर्सेस 500 के 4 नोट एक बराबर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में आपका ऑब्जेक्टिव अगर 80,000 रुपए डालना है, तो हो सकता है आप एक स्टॉक खरीद लो 80,000 रुपए का, वर्सेस आप बहुत सारे स्टॉक खरीद लो सस्ते सस्ते से। अल्टीमेट गोल क्या है कि 80,000 रुपए आगे चल के कितना आपको रिटर्न देंगे। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। यस, एक आर्ग्यूमेंट अपन ये भी बिल्ड कर सकते हैं कि इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर बाइंग नहीं होती। तो फ्रैक्शनल शेयर बाइंग का मतलब कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए डालने हैं। अब एमआरएफ का आपको एक स्टॉक 80,000 रुपए में मिलता है, तो क्या आप करीब करीब 1.2 एमआरएफ के स्टॉक खरीद सकते हो? आंसर इज नहीं, आप नहीं खरीद सकते। आपको 80,000 का एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा और 20,000 कहीं और जाके लगाने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल शेयर बाइंग। तो इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर बाइंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए जो छोटे सस्ते स्टॉक्स जो अपीयर होते हैं उनको लेके बहुत इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन एज ए निवेशक आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता ये होना चाहिए कि 80,000 रुपए जो आप मार्केट में डाल रहे हो वो आगे चल के 1 या 2 सालों में या 3 सालों में कितना रिटर्न आपको कमा के देंगे। आप चाहे छोटे स्टॉक्स में पैसा लगा लो, चाहे आप बड़े स्टॉक्स में पैसा लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा पॉइंट आता है पीई रेशियो को लेके। तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं कि पीई रेशियो होता क्या है और पीई रेशियो को अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आप स्क्रीनर पे जाइए और स्क्रीन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू स्क्रीन करिए और आप लिख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग। तो आप इसको 10 से कम डाल दीजिए, तो ये बहुत सस्ती पीई के स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि पीई एग्जैक्टली होता क्या है? हमें पीई को देखना चाहिए, हमें क्या सिर्फ सस्ते पीई वाले स्टॉक्स खरीदना चाहिए? तो मैं आपको थोड़ी सी कमेंट्री दे देता हूँ। तो जनरली फाइनेंस में कहा यह जाता है कि अगर किसी भी चीज़ का पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 से ऊपर हो तो उसको हमें बेच देना चाहिए, और 30 से कम हो तो हमें उसको खरीद लेना चाहिए। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो पीई एग्जैक्टली होता क्या है और ये रूल बन के क्यों आया, तो हम इसको फटाफट एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सस्ती पीई वाली कंपनियों के स्टॉक्स आपके सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे फोर्ब्स एंड को का पीई है 0.11। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि हिंदुजा ग्लोबल का है 0.91। अगर आप लिस्ट पे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनियों के नाम पता चल जाएंगे। तो अपन ओएनजीसी का एग्जांपल उठाते हैं, क्योंकि हम सबने ओएनजीसी का नाम सुन रखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का पीई आता है करीब करीब 3.39%। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, और ये निकल के आता है 3.39 ओएनजीसी के लिए। 3.39 का मतलब है कि अगर आपको ओएनजीसी से 1 रुपया कमाना है तो आपको ओएनजीसी को 3.39 रुपीज देने पड़ेंगे। ये होता है पीई का मतलब।
अब इसको एक महंगे पी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं नेस्ले इंडिया का, और नेस्ले इंडिया ऐसी कंपनी है जिसका पी हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। मैं आपको अभी पी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा नेस्ले की, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है, अगर आपको नेस्ले के थ्रू 1 रुपया कमाना है तो आपको नेस्ले को 78 रुपीज देने पड़ेंगे। अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं ओएनजीसी को 3 रुपए देके 1 रुपया कमा सकता हूँ, यहाँ पे नेस्ले से मुझे 1 रुपया कमाने के लिए 78 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो मैं नेस्ले को पैसा दूं क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस का पीई से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके लिए अपन पीई की हिस्ट्री देखते हैं। पहले मैं आपको नेस्ले की दिखाता हूं, फिर मैं आपको ओएनजीसी की दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप नेस्ले की पीई हिस्ट्री आप देख सकते हो। तो 2010-12 के आसपास अपन कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे हमेशा नेस्ले का पीई हमेशा 40-50 के आसपास रहा है। एक पॉइंट पे ये पहुंच गया था 89-90 के आसपास भी, अब थोड़ा सा गिर गया है और अब 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आप प्राइस देखो 2010 के आसपास से, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि 2010 के आसपास भी नेस्ले का स्टॉक बहुत महंगा था, आज भी नेस्ले का स्टॉक बहुत महंगा है। अगर आपने पीई के हिसाब से नेस्ले में इन्वेस्ट नहीं करा होता तो आपके रिटर्न्स नहीं बनते। अब इसका ऑपोजिट एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो अपन ओएनजीसी के एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे भी हम सेम कंपैरिजन करेंगे कि ओएनजीसी का अपन हिस्टोरिक पीई उठा के देखते हैं। आप देखोगे कि 13, 14, 15, हाईएस्ट शायद इसका 14-15 के आसपास गया था, अब गिर के 3.5 के पीई पे आ गया है। तो ये तो हमेशा से ही सस्ते पीई का स्टॉक रहा, तो हमें हमेशा इसमें पैसे डालते रहने चाहिए थे। तो ये कंपैरिजन भी कर लेते हैं 2010 से। तो मान लीजिए ओएनजीसी में आपने 2009 में करीब करीब 200 रुपए डाले होते, तो आज वो कितने होते? तो आज वो घूम फिर के 120 रुपए बनते। इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि कई सारे लोग सिर्फ पीई के हिसाब से स्टॉक्स खरीद लेते हैं। अगर सस्ता पीई है तो स्टॉक खरीद लो, महंगा पीई है तो स्टॉक ना खरीदो। ऐसा आपको करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रही होती हैं, वो यूजुअली आपको हाई पीई पे मिलती हैं। तो उन कंपनीज का कंपैरिजन आप सस्ती पीई वाली कंपनी से ना करें। पीई की इंपॉर्टेंस 2 बातों से आती है। पहली चीज तो ये कि अगर आप इंडस्ट्री पीई कंपेयर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर एफएमसीजी में आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक देखा, वो नेस्ले की कंपेरेटर है। आपने मैरिको का एग्जांपल देखा, वो भी एक एफएमसीजी कंपनी है। तो इंटरनल इंडस्ट्री स्पेसिफिक पीई कंपैरिजन फिर भी सेंसिबल है। अगर आप कंपनी का हिस्टोरिक पीई खुद में देख रहे हो तो वो भी एक सेंसिबल तरीका है। जैसे इसी एग्जांपल पे चलते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि ओएनजीसी का मीडियन पी 10.4 निकल के आता है, अभी हाल फिलहाल ये 3.5 के आसपास चल रहा है। तो क्या ये सस्ता स्टॉक है? बिल्कुल है, ये सस्ता स्टॉक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके खरीद लो। मैं आपको सिर्फ एक एंगल बता रहा हूँ पीई एनालिसिस करने का। सिर्फ पीई के हिसाब से आप चीजें ना खरीदें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें मोटी मोटी बात यह है कि जस्ट बिकॉज किसी कंपनी का पीई हाई है, इसका ये मतलब नहीं आपको नहीं खरीदना चाहिए। नेस्ले, HUL, ये कई सारी कंपनियां हैं जो यूजुअली बहुत हाई पीई पे ट्रेड करती हैं। जब भी इनका खुद का इंटरनली अपना पीई गिर जाए, तब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन स्टॉक्स को खरीदने की। अब तीसरा पॉइंट आता है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक पे, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन कई लोग उस वीडियो को देखेंगे नहीं, तो मैं 1 मिनट में रिकैप कर देता हूँ। अब आप इसको अपने ऑब्जेक्टिव से समझ सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कई सारी कंपनियां हैं, जैसे ITC हो गई, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई, या फिर PSU कंपनीज हो गई, ये बहुत सारा डिविडेंड देती हैं। अगर हम इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को खरीद लें तो हम माला माल बन जाएंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई सारी अच्छी कंपनीज होती हैं जो बहुत कम डिविडेंड देती हैं, लेकिन वो आपको स्टॉक प्राइस का रिटर्न बहुत ज़्यादा देती हैं। ऑन द फ्लिप साइड कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा देती है। डिविडेंड यील्ड का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना, लेकिन उनकी स्टॉक प्राइस काफी गिर जाती है। 2 एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हम ONGC का देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिविडेंड यील्ड इसकी 5.73% थी। अब आप सोचोगे कि यार FD में तो मेरे 5.5% बनते हैं, 5% बनते हैं, ONGC मुझे 5.73 दे रहा है, लेकिन 5.73 वो देता है CMP या करंट मार्केट प्राइस पे। डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो होता है फेस वैल्यू पे। आप एज एन इन्वेस्टर कब रिटर्न बनाओगे एक स्टॉक से? 2 तरीके से। एक तो ये कि अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, वो 150 रुपए उसका स्टॉक प्राइस हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए। तो एक तो इस तरीके से आपका रिटर्न बन सकता है। दूसरा ये कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे कि 100 रुपए का आपने स्टॉक है, वो 100 रुपए पे ही रहा, लेकिन कंपनी ने 7% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो आपकी कुछ कमाई उसके थ्रू हो गई। तो ये 2 मैकेनिज्म होते हैं। एंड हमेशा जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू कि कंपनी डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रही है। अगेन आप जाके मेरा वीडियो
देखें, लेकिन मैं ये थॉट प्रोसेस कंप्लीट करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी 5.73% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। आपको मजा आ जाएगा ये बात सुन के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक ONGC टाइप का स्टॉक किसी भी पॉइंट पे खरीदा होता, चाहे पॉइंट ए, चाहे पॉइंट बी, चाहे पॉइंट सी, अभी उस स्टॉक की कीमत काफी गिर चुकी है। अब मैं आपको ऑपोजिट एग्जांपल दिखाता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की डिविडेंड यील्ड मात्र 1.32% है। अब आप बोलोगे कि यार इसकी तो डिविडेंड FD से भी कम है, तो मैं क्यों करूं इसमें इन्वेस्ट, इसका तो PE रेशियो भी बहुत हाई है। अब आपको ऐसे स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इसमें स्टॉक प्राइस की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। आप अगेन वही सेम एनालिसिस कर सकते हो पहले जाके। ये HUL जैसा स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट बढ़ा है, ऑलमोस्ट लीनियर ग्रोथ रही है। हाँ, ऐसी बहुत सारी ओकेजन्स आएंगी जब HUL काफी गिर जाएगा अपनी मीन वैल्यू से, या बढ़ जाएगा अपनी मीन वैल्यू से। अगर आप मोटा मोटा 2 से 3 साल की विंडो उठा के देखें तो HUL ने हमेशा ग्रोथ दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप कृपया करके डिविडेंड के पीछे ना भागें। आपको भागना है किसके पीछे? अच्छी कंपनी के पीछे भागना है जो ग्रोथ जनरेट करती रहती है, जिसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रो करते रहते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है कि मुझे मार्केट में हमेशा SIP करती रहनी चाहिए, बिकॉज मेरे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स मेरे से ये बोलते हैं या एजेंट्स मेरे से ये बोलते हैं। मैं टीवी पे भी सुनता रहता हूँ कि SIP हमेशा अपनी चालू रखो। वो गलत नहीं बोलते, लेकिन SIP से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो पहला, SIP का मतलब क्या होता है? SIP का मतलब बहुत सिंपल भाषा में होता है रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना। जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, अब आप उसमें से 20,000 रुपये सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो मार्केट में हर महीने। आप एक रैंडम डेट पकड़ते हो कि 14 तारीख को मेरा पैसा इन 3 म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब म्यूचुअल फंड एजेंट्स, एडवाइजर्स, न्यूज़ वाले ये सब आपको बोलते रहते हैं कि भाई देखो, कभी भी अपनी SIP बंद मत करना, कैसा भी मार्केट हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, चाहे मार्केट साइडवेज जा रहा हो, चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो, कृपया करके SIP करते रहें। आपको करना चाहिए? आंसर हाँ या ना है। आपको SIP रेगुलरली करनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल SIP करो, क्योंकि आप जितना निवेश करोगे मार्केट में, मार्केट लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि ऊपर ही जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है SIP चालू रखने में। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट गिर जाए तो कृपया करके अपनी SIP बंद ना करें, इनफैक्ट लम सम इन्वेस्टमेंट करें। लम सम इन्वेस्टमेंट का मतलब कि मान लीजिए आपने घर बेचा, या आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक बड़ा कॉर्पस अमाउंट मिला, या आपको कुछ बड़ा सा बोनस मिल गया, तो ये होता है लम सम अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की। अगर उस टाइम पे मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, जैसे हाल फिलहाल मार्केट में सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो आपको लमसम निवेश करना चाहिए ऐसे मार्केट में, बिल्कुल करना चाहिए। अब लमसम का मतलब ये नहीं कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, आपने सारे के सारे उठा के एक दिन में वो मार्केट में लगा दिए। नहीं, आप उसका 25-30% पैसा लगाओ, फिर देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, फिर उस हिसाब से आप रीएनालाइज करते रहो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट 3 तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहला होता है कि ग्रो करता चला जा रहा है। जैसे 2020 में पैंडेमिक के बाद मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, उस टाइम पे आपको SIP चालू रखनी चाहिए थी, बिल्कुल चालू रखनी चाहिए थी। आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हो एक चढ़ते हुए मार्केट में अपने SIP इन्वेस्टमेंट रेट। क्यों? क्योंकि मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो रहे हैं। दूसरा टाइप का मार्केट होता है साइडवेज मार्केट। जैसे अभी मार्केट जो है वो डांस कर रहा है 15,000 से 18,500 के बीच में, तो ऐसे मार्केट में आपको SIP चालू रखनी चाहिए, 100% आपको चालू रखनी चाहिए। अगर मार्केट अपनी लोअर एंड जैसे 15-16,000 के बीच में आ जाए निफ्टी, तो उस टाइम पे लमसम अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में निवेश करने की। क्या मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ डेटा देख के कि अभी मार्केट अपनी लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अपनी प्रीवियस पीक जो 18,500 पे बनी थी वो डेफिनेटली काटेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपको निवेश करते रहना चाहिए। इनफैक्ट जब मार्केट गिरे तो आपको और भी ज्यादा निवेश करते रहना चाहिए। और तीसरा टाइप का मार्केट होता है गिरता हुआ मार्केट, जिसमें मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है, उसमें आपको SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, 100% कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसमें भी आपको बल्क इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। अभी इस समय रे डालियो, वॉरेन बफेट, माइकल बरी, सब लोग जितने भी लोग नेगेटिव थे मार्केट को लेके, सब के सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फाइनल पॉइंट आता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको फटाफट दोनों में अंतर समझा देता हूं। तो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब कि आप पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हो, इंट्राडे करते हो, FNO करते हो, और आपका होराइजन या ऑब्जेक्टिव मार्केट से सिर्फ ये होता है कि मुझे नहीं लेना देना कुछ कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है, मैं सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे खेलूंगा। मैंने आज चीज अगर 150 रुपए में खरीदी तो मैं उसको कल 200 रुपए में बेच दूं। मेरा गोल है फटाफट छोटा छोटा पैसा कमाना। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग स्लाइटली लॉन्ग टर्म होती है। एटलीस्ट आप 2 से 3 साल का व्यू पॉइंट रखते हो,
क्यों 2 से 3 साल का? बिकॉज अगर आपने अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं और उसको 2-3 साल के लिए छोड़ दिया है उसमें पैसा डाल के, तो यूजुअली ये देखा गया है कि वो कंपनीज काफ़ी अच्छा रनअप देती हैं जब उनके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट आ जाते हैं। एंड इस वजह से अच्छी कंपनीज में पैसा लगाने के बाद आपका पैसा काफ़ी जल्दी ग्रो हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट ये रहेगा कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये कि अगर आप फुल टाइम नौकरी करते हो तो आप दिन भर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने MACD, RSI और दुनिया भर के टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के नहीं बैठ सकते। उसमें आपकी पूरी की पूरी एनर्जी चली जाएगी, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो पैसे कहाँ से कमाओगे? पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया न्यूज़ रिलेटेड, कि जब भी न्यूज़ आती है तो उससे ट्रेडिंग कम्युनिटी ज़्यादा हिट होती है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आज से 6 महीने पहले मैं ऑलमोस्ट अपने सारे इंग्लिश वीडियोज़ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करता था। उस समय बहुत नेगेटिव कमेंट्री थी कि यार इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, HUL जैसी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, गांव में कोई HUL के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। तो लोगों ने बेचना शुरू करा HUL और वो गिरते गिरते 2200-2300 रुपए से वो करीब करीब 2000 रुपए तक आ गया था। फिर अब आपने देखा होगा कि HUL 2400-2500 रुपए वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि पहली बार तो था नहीं कि HUL जैसी कंपनी वो इन्फ्लेशन से जूझ रही है। बहुत टाइम पहले भी इन्फ्लेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं इंडिया में और HUL जैसी कंपनियों ने सक्सेसफुली इस इन्फ्लेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझा है। लेकिन आपको न्यूज़, अखबारों, न्यूज़ चैनलों के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ऐसी दिखाई जाती है कि HUL जैसी कंपनी बिल्कुल बर्बाद होने वाली है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो आप क्या करोगे? आप उस दौरान अपना HUL का स्टॉक बेच दोगे, जो अच्छे मोटे निवेशक हैं वो जाके खरीद लेंगे और अब वो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप निवेशक हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 साल का होराइजन रखो। अब ट्रेडिंग कम्युनिटी में तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स, ये मेरा डेटा नहीं है, ये नितिन कामत जी का डेटा है, कि ऑलमोस्ट 90-95% ट्रेडर्स जो होते हैं वो FD रिटर्न से भी कम पैसा कमाते हैं। तो नितिन कामत जी खुद ही एक ट्रेडर थे एंड उनका डेटा सही होगा इस चीज को लेके। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्यादा पैसा नहीं कमाती, ये एक लूजिंग प्रोपोजिशन है। कुछ स्किल्ड ट्रेडर्स ही पैसा कमाते हैं। अब आप बोलोगे कि अक्षत आपने तो बहुत गलत बात बोल दी, हमें तो ट्रेडिंग करनी थी, हमें तो रोज पैसा कमाना था। अगर आपको रोज पैसा कमाने का शौक है तो आप ट्रेडिंग करना सीखें, बिल्कुल सीखें। आप सारे टूल्स, टेक्निक सीखें, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। आप थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड ना करें, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़ ये कि लोन लेके ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि अगर आपने लोन लेके ट्रेड किया या फिर FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करा, तो उसमें आप बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें। आप अपने आप को ये इमेजिन करके चलें कि आपका करियर एटलीस्ट 30-40 साल का होगा। तो ऐसा गेम ना खेलें कि जिसमें आप बर्बाद हो जाएं और आप स्टॉक मार्केट की तरफ दोबारा कभी ना आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 सिंपल पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूं।